नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। मैं हूं नीलू व्यास और हर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आते हैं उन मुद्दों को जिसका सीधा सरोकार समाज से है, खासकर हाशिए पर रहने वाले वो बच्चे जिनके लिए जिंदगी की खुशियां बहुत दूर हैं। स्वराज एक्सप्रेस के लिए ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि समाज की बड़ी मुहिम है जिसे हम लगातार जारी रखना चाहते हैं। इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे शारीरिक विकलांगता की। इससे ग्रसित बच्चे न सिर्फ शारीरिक रूप से परेशानी का सामना कर रहे हैं बल्कि मानसिक रूप से भी बीमार रहते हैं। ऐसे बच्चों को न सही तरीके से इलाज मिल पाता है और न ही उनके जीवन में उजाला आ पाता है। आज हम अपनी इस रिपोर्ट में उड़ीसा से आई इस रिपोर्ट को आपको दिखाते हैं, जिसे देखकर आपको ये समझने में आसानी होगी कि शारीरिक विकलांगता से ग्रसित बच्चों को किन किन कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। देखिए ये रिपोर्ट। आंखों से आते आंसू, चेहरे पे दर्द और शरीर के किसी अंग का सही से काम नहीं करना, ये है इन बच्चों का दिल भर देने वाला तथाकथित परिचय। शारीरिक विकलांगता इन बच्चों के जीवन का ऐसा अभिशाप है जो उन्हें न सिर्फ मानसिक बीमार रखता है बल्कि समाज में भी इन्हें हाशिए पर धकेल देता है। ऐसे मासूमों की कहानी इतनी दर्दनाक होती है कि बरबस आंखों से आंसू धारा बहने लगती है। उपेंद्र के आंखों में आंसू ऐसे ही नहीं आ रहे हैं। उपेंद्र के ऊपर माँ बाप का साया नहीं है। एक आंख पूरी तरह से खराब है। पेट भरने के लिए दूसरों के घर में काम करना इसकी नियति बन गई थी। अब राजू मुंडा की तस्वीर देखिए। ये मासूम भी शारीरिक विकलांगता का शिकार है। ओडिशा के छोटे से गांव में जन्मे राजू जन्म से ही एक खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं। राजू का बायां पैर काम नहीं करता है। उसके दाहिने गाल पर एक मांस का टुकड़ा बढ़ता जा रहा है। इसका आकार इतना बढ़ गया है कि राजू को अब खाना खाने में मुश्किल होती है। साथ ही साथ अब उसे बोलने में भी परेशानी हो रही है। राजू के माँ बाप दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, लिहाजा अपने जिगर के टुकड़े के इलाज के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीमारी के आगे आर्थिक मजबूरी आड़े आ रही है। कहते हैं अंधेरा है तो उजाला भी होगा। शारीरिक रूप से असमर्थ इन बच्चों के जीवन में एस्पायर उजाले से कम नहीं है। एस्पायर ने ऐसे बच्चों के जीवन को संवारने का बीड़ा उठाया है। हालांकि इस काम में कठिनाइयां कम नहीं हैं। निश्चित तौर पर हाशिए पर मौजूद इन बच्चों को मदद और समर्थन की जरूरत है। स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल ने भी ऐसे बच्चों की आवाज और समस्याओं को सामने लाने का बीड़ा उठाया है। तो शारीरिक विकलांगता यानी कि फिजिकल डिसेबिलिटी से जो ग्रसित ये बच्चे हैं उनकी संख्या लाखों में है। क्या हमारे देश के पास सही फोरम्स हैं? हमारी सरकारें कितनी सेंसिटिव, कितनी संवेदनशील रही हैं ऐसे बच्चों की आवाज़ें उठाने में? उनके सामने क्या परिस्थितियां रहती हैं, क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं? आज इन सारी चीज़ों पर आज की चर्चा बढ़ाऊंगी एक बहुत ही खास पैनल के साथ जिससे आपको मिलवाती हूँ। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सत्येंद्र सिंह, जो कि एक बहुत देश के जाने माने डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट हैं, फैकल्टी मेंबर हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड जीटीबी हॉस्पिटल दिल्ली के। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर ऋतुपर्णा घोष। शी इज अ कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट एट अपोलो एंड फोर्टिस हॉस्पिटल्स और स्पेशली एबल्ड बच्चों के साथ भी काफ़ी लंबे अरसे से ऋतुपर्णा का काम रहा है। ऋतुपर्णा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं दयाराम, जो कि सेक्रेटरी हैं एस्पायर एनजीओ के, विच इज सपोर्टेड बाय टाटा स्टील फाउंडेशन, और इन्हीं के कोलैबोरेशन में स्वराज एक्सप्रेस इस मुहिम को जारी रख रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की चर्चा मैं सत्येंद्र सिंह से शुरू करूंगी कि आप एक बहुत लंबे अरसे से काम कर चुके हैं, पॉलिसी रिफॉर्म्स पर आपने काम किया है, मेडिकल करिकुलम जो डिसेबिलिटी से ग्रसित बच्चे होते हैं उन पर भी आपने बहुत सारी नई चीज़ें लाने की कोशिश की थी। लेकिन एक जो मूलभूत सवाल है, बेसिक सवाल, कि कितनी संवेदनशील है सरकार, और ये जो बच्चे हैं लाखों की संख्या में, आज ये इतने निग्लेक्टेड, इतने इग्नोर्ड क्यों हैं? जी नमस्कार नीलू जी। सबसे पहले आपको बधाई, आपने ये मुद्दे को उठाया है जो कि मेन स्ट्रीम चैनल यूजुअली नहीं दिखाते हैं।
शारीरिक विकलांगता में जो हमारे पास जो आंकड़े हैं, जो हमें बताते हैं, वो कहते हैं कि 10% जो पूरे हिंदुस्तान में हैं, दे आर पीपल विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़। और ये वो विकलांगता हैं जो पूरी तरह से आप काफ़ी हद तक आप इनमें आप इंटरवेंशन कर सकते हैं। भारत के जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2013 में एक पहल की थी, जो उनका एक नेशनल रूरल हेल्थ मिशन प्रोग्राम है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो कि एक पूरा फ्लैगशिप कैंपेन है। वो एक पहल है कि जिसमें आप 30 हेल्थ कंडीशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज अर्ली एज पॉसिबल। लेकिन प्रॉब्लम आती है इसके इम्प्लीमेंटेशन की। अगर आप देखें कि भारत की राजधानी दिल्ली, आरबीएसके स्कीम दिल्ली में नहीं इम्प्लीमेंटेड है। आरबीएसके का कोई नामो निशान नहीं है यहाँ पर। और दूसरी बात जो ये है कि हमारा जो विकलांगता अधिकार अधिनियम है, उसमें जो 2016 में आया था, जो 3 कंडीशंस हैं, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया, इनको ऑप्शनल कैटेगरी में डाला है आरबीएसके स्कीम। जी। तो एक बात करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जो 4 डीज की जो बात करता है आरबीएसके स्कीम, वो होता है कि आप डिफेक्ट एट बर्थ, जिसको हम बोलते हैं कि जन्म के समय विकार, आप उसको तुरंत आइडेंटिफाई करें, जिसमें एग्जांपल है आपका क्लब फुट, कंजेनाइटल डेफनेस और कंजेनाइटल ब्लाइंडनेस और स्पाइना बाइफेटा, जो विकलांगताएं हैं। दूसरा है डेवलपमेंटल डिलेज, जो कि विकास में देरी होती है, जो अगर आपने सही टाइम पर इंटरवेंशन नहीं किया तो परमानेंट डिसेबिलिटी में कन्वर्ट हो सकती आपने है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि सही समय पर इंटरवेंशन होना, सही समय पर ट्रीटमेंट होना, लेकिन क्या ये पॉसिबल हो पाता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दया, आपके पास आऊंगी कि खासकर एक रिपोर्ट में देख रही थी कि ये जो गांव में जो फिजिकल डिसेबिलिटी रहती है, शारीरिक विकलांगता है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में है। और इसका मुख्य कारण ये है कि गाँव में पीडियाट्रिशियंस नहीं होते हैं, अर्ली स्टेज पर इनका डिटेक्शन नहीं हो पाता है। आपकी जो एनजीओ है वो गांव-गांव में काम कर रही है। आपके हिसाब से, आपके असेसमेंट से बेसिक प्रॉब्लम कहां पर है? जो सरकार की पहुंच है वो रुक जाती है, लास्ट माइल तक कभी होता नहीं है। इन बच्चों तक सरकारें पहुंच नहीं पाती है, सरकार की संस्थाएं पहुंच नहीं पाती है। आपने देखा कि माँ बाप की गरीबी, कई बार बेहद गरीब है लोग और उनके लिए ये अपने 2 जून का खाना जुटाना इतना मुश्किल होता है और उनके पास सूचनाओं का अभाव भी है। उन्हें ये नहीं मालूम है कैसे इन कामों को करो। तो एक तो समस्या यहाँ से खड़ी होती है कि कोई जब तक कोई संस्था, कोई एक इंस्टीट्यूशन, कोई इंडिविजुअल नहीं हो उनके सपोर्ट के लिए। वैसे तो आईसीडीएस और हम पंचायतों से उम्मीद करते हैं, लेकिन जब सक्रिय एक गिव अप करने की टेंडेंसी भी है। जब बच्चे ऐसे दिखते हैं तो जनरली स्कूल, समाज सब सोचता है अच्छा इनका तो कुछ हो नहीं सकता है, तो फिर वो छोड़ देते हैं इन बच्चों को। जब इन बच्चों के साथ आप लगातार मिलके इनके साथ काम करें, तो स्कूलों में भी थोड़ी दिक्कत है इन बच्चों को। जब स्कूल में डालते हैं, दूसरी जगहों पे डालते हैं, तो कुछ तो फिजिकल बैरियर है, इस पर काम हुआ है। लेकिन मूल तौर पर शिक्षक और बच्चे, ये बच्चे या तो दया के पात्र होते हैं या रिडिकुल होते हैं, इनको रिडिकुल किया जाता है। तो जब तक आप सेंसिटाइज नहीं करो, टीचर्स को, माँ बाप को और बच्चों को, ये बच्चे भी कर सकते हैं आपके साथ काम, इनकी जिंदगी में भी, और इनके कई अलग तरह की एबिलिटीज है। हमने देखा है कि बहुत सेंसिटिविटी है, बहुत अच्छा कुछ ड्राइंग कर रहे हैं, बहुत कुछ पढ़ाई में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जनरली ये समझ नहीं है कि इनकी एबिलिटीज अलग है, कह रहे हैं कि इन बच्चों में एक अलग सी एक शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को परखना, उस शक्ति पर काम करना ताकि ऐसे बच्चे आगे बढ़ सके, इसी की भारी कमी दिखती है। लेकिन आपने जो एक मुख्य बात उठाई कि ऐसे बच्चे जो भारी मात्रा में हैं, भारी संख्या में हैं, वो दया के पात्र ज़्यादातर बन जाते हैं और लोग उनको, चाहे वो उनके परिवार वाले हों, चाहे गांव वाले हों, चाहे शहर वाले हों, वो ज़्यादातर उनके हाल पर उन्हें छोड़ दिया जाता है। ऋतुपर्णा, आपसे समझना चाहेंगे कि मानसिक तौर पर, आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं, ऐसे बच्चों के साथ आप काम करती हैं, ऐसी बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो अपने बच्चों, फैमिलीज़ खुद सोचती हैं कि कितना बड़ा बर्डन है उनके ऊपर अगर कोई एक हैंडीकैप चाइल्ड है, एक स्पेशली एबल्ड चाइल्ड उनके परिवार में पल रहा है। तो जो मानसिक तनाव जो उस बच्चे पर जो ग्रसित है और जो परिवार वाले हैं उन पर क्या बीतती है, जो अगर मेंटल हेल्थ इम्प्लीकेशन अगर मैं पूछूं तो वो कितना बड़ा होता है? थैंक यू नीलू। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि हमारे देश में अभी भी मानसिक स्वास्थ्य को लेके इतना टैबू और इतना स्टीरियोटाइप आइडियाज हैं, जिसकी वजह से इन बच्चों में इसका भारी असर पड़ता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये बच्चे, अगर आप देखो तो कंटिन्यूअसली एक इंटरनल बैटल, एक जंग लड़ रहे हैं अपने साथ
क्योंकि उनको एक्सेप्टेंस, जैसे कि हमारे दोनों अदर पैनलिस्ट्स ने बोला कि एक्सेप्टेंस सोसाइटी में नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो खुद को दोषी मानते हैं। एक कंटिन्यूअस सेल्फ ब्लेम, एक गिल्ट, एक अपराधी का जो एक फीलिंग वो आता है, और उसके साथ साथ ये बढ़ता जाता है जब सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती। एट द सेम टाइम ये फैमिली मेंबर्स के लिए एक बहुत बड़ी बर्डन हो जाती है, जहाँ की हम जब भी डील करते हैं दो तरह के प्रॉब्लम्स हम पेरेंट्स में भी, इनके परिवार वालों में भी देखते हैं, जहाँ पे पेरेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल एक डिनायल में ये मान ही नहीं पाते कि मेरे बच्चे में ये प्रॉब्लम है तो मेरा बच्चा कभी प्रोग्रेस कर सकता है। वो एक डिनायल में रहते हैं कि नहीं, मेरा बच्चा शायद ठीक हो जाएगा। लेकिन जब उनको ये एक्सेप्टेंस हमारे इस अवेयरनेस प्रोग्राम से, हमारे एजुकेशन से, एडवोकेसी से दिलाया जाता है, तो जो ऑर्गेनाइजेशंस इनको लेके काम कर रहे हैं उनको चाहिए कि वो इन बच्चों को एक नॉर्मल करिकुलम में, नॉर्मल स्कूल में इन्वॉल्व करें, ताकि जब ये बच्चे जो नॉर्मल बच्चे उनके साथ काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली इनकी एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ेगी, और जो बच्चे खासकर जिनमें डिसेबिलिटीज नहीं है वो भी खुले हाथ अगर इनको एक्सेप्ट करें तो वो भी सीखेंगे। जो रियल लाइफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है दोनों तरफ से होगा, इट विल बी अ टू वे प्रोसेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो खास करके ये बच्चे कंटिन्यूअसली, अगर आप देखो जो मानसिक तौर से कंसर्न्स है या शारीरिक कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, ये जंग लड़ते हैं अपने साथ, जिनमें सेल्फ ब्लेम, गिल्ट फीलिंग्स, और उसके साथ सोसाइटी क्योंकि इन्हें नेग्लेक्ट करती है, एक्सेप्ट नहीं कर पाती, बहुत बुरी तरह से इनका मानसिक जो डेवलपमेंट है, जो प्रगति है, वो इफेक्ट होता है बोथ पेरेंट्स का और बच्चों का। तो परिवार वाले जो बच्चे ग्रसित हैं उनके लिए भी एक मानसिक जंग है, और उस पर एक चेरी ऑन द केक अगर बोलूँ, और बिल्कुल जो एक फाइनल एंटी क्लाइमैक्स होता है कि सोसाइटी भी ऐसे लोगों को बिल्कुल नाकारा समझती है। दया, आपसे समझना चाहेंगे कि मैं कुछ स्टेट्स देख रही थी कि ज़्यादातर जो बर्डन है फिजिकल डिसेबिलिटी का वो ऐसे स्टेट्स में है जो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, विच हैव द मैक्सिमम बर्डन ऑफ द फिजिकल डिसेबिलिटी। अब ये स्टोरी जो हमने अभी इस प्रोग्राम में दिखाई थी वो उड़ीसा की है। तो ये स्टेट्स को कैसे सेग्रीगेट किया जा रहा है, और क्या कारण है कि मुख्यतौर जो ये बाकी स्टेट्स हैं यहाँ पर भी बर्डन बढ़ता जा रहा है? क्या गरीबी है, क्या डॉक्टरों की कमी है, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है? मुख्य कारण क्या लग रहा है आपको? गरीबी भी है, स्वास्थ्य सेवाओं की जो भी सुविधा उपलब्ध है इनको पता नहीं कि कैसे एक्सेस करना है। मैं कुछ उदाहरण आपको दूं। हमने बच्चों के साथ जब से हमने काम करना शुरू किया है, बहुत छोटी छोटी घटनाएं होती है इनकी जिंदगी में, कभी गिर गए, इनका पाँव टूट गया तो घर वाले छोड़ देते हैं। हमने देखा कि उनको ये मालूम नहीं है कहाँ करना है, क्या करना है, तो हम सहयोग करके बच्चों के साथ, बच्चों के आंख में चोट लग गई, वो अंधा हो सकता था, उसको ट्रीटमेंट के लिए ले जाए तो वो सही होते हैं, काफी कुछ। तो ये पता नहीं है कनेक्ट कैसे करें। एक तो बेहद गरीबी है कुछ इन इलाकों में जहाँ माँ बाप के लिए बहुत संघर्ष है, और इन माँ बापों की कहानी आप देखेंगे तो कई बार इनकी अपनी जिंदगी में इतने भयंकर संघर्ष है कि सोचने के लिए समय नहीं होता और कोई रास्ता इन्हें नहीं दिखता है। बिल्कुल। तो इनको एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की जरूरत है। और पंचायतें, मैं बार बार कहता हूँ कि हम लोगों ने तो कुछ ऐसा कुछ नहीं, हमने तो वहाँ गांव के नौजवानों के, वहाँ की जो वहाँ की महिलाओं का समूह है, जो पंचायत है, उनको सक्रिय किया है, क्योंकि हम इतने लाख बच्चों के बारे में जान भी नहीं सकते। वही हमें बताते हैं, वही हम तक लेके आते हैं, वही हमारी मदद, और फिर हम इनको कनेक्ट कर पाते हैं। बिल्कुल। तो एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की भारी कमी दिख रही है। थोड़ी देर में बस हम ब्रेक पर जाएंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले एक सवाल डॉक्टर सत्येंद्र सिंह से पूछूंगी कि जो पूरा अप्रोच है सरकार का, कि अगर आप देखें तो जो विकलांगता है और जितनी भी चीज़ें जो फिजिकल डिसेबिलिटी से जुड़ी हुई हैं, हम उसे सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के अंडर लेकर आते हैं, चाहे वो स्कूल्स हो, चाहे उनकी पढ़ाई हो, और उसको हम HRD जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है उसके अंडर आती नहीं है। तो ये क्या एक बेसिक प्रॉब्लम है कि पूरा जो अप्रोच है वही गलत है? जी, आई थिंक ये रूट कॉज है पूरा का पूरा जो हम कहते हैं एटीट्यूडनल बैरियर्स का। क्योंकि अभी भी जब हम बात करते हैं विकलांगता की तो हम उसको सोचते हैं कि ये जो बच्चे ये दया के पात्र हैं। आज की तारीख में 2020 में मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, मैं आपको एग्जांपल बता सकता हूँ कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जिनको हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, विजुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट, डॉर्फिज्म और सिकल सेल डिजीज़, ये सारे के सारे आज की तारीख में अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस से डॉक्टर बनने का प्रशिक्षण ले रहे हैं। दे आर डूइंग MBBS। तो ये चैरिटी अप्रोच तो हमें दूर इससे बाहर जाना चाहिए। लेकिन अगर आप प्रॉब्लम रूट कॉज देखते हैं
कि जो हमारे स्पेशल स्कूल्स हैं वो आपके आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में, जैसे आपने कहा, और जो मेन स्ट्रीम स्कूल्स हैं वो हमारे आते हैं आपके MHRD में। तो जब तक ये एटीट्यूड ही नहीं चेंज होगा कि हम ये जो बच्चे हैं ये बहुत कुछ कर सकते हैं, दैट इज़ द नंबर 1 रूट कॉज। और जो दूसरी प्रॉब्लम है वो ये प्रॉब्लम है दूसरी कि जो बहुत सारी ये जो विकलांगताएं हैं ये प्रिवेंटेबल हैं। विटामिन A आराम से ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट कर सकता है, विटामिन D रिकेट्स को प्रिवेंट कर सकता है, लेकिन भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ होम के जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जो प्रोग्राम भी चल रहे हैं, पैसा इतना इकट्ठा जाता है इन प्रोग्राम्स में, वो स्कूलों तक रूरल एरिया तक क्यों नहीं पहुंचता? बिल्कुल। तो एक गैप है जो एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से सारी ये दिक्कतें आ रही हैं। बिल्कुल, आपने बहुत सही पॉइंट्स उठाए कि एटीट्यूडनल प्रॉब्लम है, एटीट्यूडनल बैरियर है, सरकार के अप्रोच में कमी है, इतना सारा पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, लेकिन गांव में जो लोग हैं आज भी वो शारीरिक विकलांगता से ग्रसित है। एक छोटा सा फिगर बताऊंगी और जल्दी से आपको ब्रेक पर लेकर जाऊंगी कि जो टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन है 1.7% ऑफ द टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन सफर्स फ्रॉम फिजिकल डिसेबिलिटी। और अगर मैं इसमें संख्या की बात करूं तो 78,64,636 ऐसे बच्चे हैं जो कि विकलांगता के शिकार हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये प्रॉब्लम कितनी इनॉर्मस है, कितने बड़े स्केल पर है। पर क्या सरकारें इसके लिए सेंसिटिव हैं? हमारे पास राइट फोरम्स हैं? नहीं है। थोड़ी बहुत एक्टिविटी होती है, कुछ NGOs हैं जैसे एस्पायर जो कि काम कर रहे हैं इस पूरे मसले को लेकर, लेकिन ये संख्या इतनी बड़ी है कि आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और तभी बार बार ये एलिगेशंस लगते हैं कि क्या हमारी सरकारें किसी भी पार्टी की हों वो सेंसिटिव हैं या नहीं है। इसका फ्यूचर रोड मैप क्या होना चाहिए, इस प्रॉब्लम को कैसे डील करना चाहिए। वक्त हो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो इन सारे प्रश्नों का जवाब अपने पैनलिस्ट से मांगेंगे। बने रहिएगा। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 180030026072। श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी का MP में पहला AICTE न्यू दिल्ली प्रमाणित स्कूल ऑफ डिजाइन, जहां है इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन एंड टेक्सटाइल डिजाइन कोर्सेज। या चुने श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, जहां है इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, होम्योपैथी, लॉ, डेयरी टेक्नोलॉजी और BHMS जैसे कई कोर्सेज। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें स्कूल ऑफ डिजाइन की वेबसाइट www.sssultms.co.in या कॉल करें 9826293590। SRK University, not just a name, but a gate to your success. Extraordinary placements, expert faculty, advanced infrastructure. SRK University, excellent education, modern learning. Courses offered: engineering, MBA, pharmacy, agriculture, dental, homeopathy, nursing, law, BSc, MSc, BCom, MCA, and many more. SRK University, where education becomes better. Admissions open. Call 70241 44981 or visit www.srku.edu.in. RKDF University, a world class university, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। So join NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, B.Ed, D.Ed, M.Ed. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal, or call on toll-free number 1800-2700-320.
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बूंदे ओस की में। आज हम बात कर रहे हैं शारीरिक विकलांगता से ग्रसित बच्चों की, कि उनकी क्या परिस्थितियां हैं, उनको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऋतुपर्णा, मैं आपके पास आऊंगी कि आप स्पेशली एबल्ड बच्चों के साथ काम भी कर रही हैं। बड़े शहरों में जो बड़े ग्रुप्स हैं वो अगर असिस्ट करते हैं तो उन बच्चों तक वो सेवाएं पहुंच जाती हैं, लेकिन जो छोटे कस्बे हैं, छोटे गांव हैं, जहां पर असिस्टिव डिवाइसेस की बहुत ज़्यादा कमी है, अगर मैं बात करूं, जो बाकी सपोर्ट है उसकी बहुत कमी है। तो कमियां अगर मैं उसकी बात करूं, क्योंकि आज वक्त ये नहीं है, हमें कमियों को परखना है ताकि उस पर सरकार और जो नीतिकार है वो काम कर सकें। तो अगर मैं आपसे 2 लाइन में पूछूं कि भारी कमी आपको कहाँ पर नज़र आ रही है जब आप इन बच्चों से डील करती हैं? तो सबसे भारी कमी है लैक ऑफ अवेयरनेस और सेंसिटिविटी इन द सोसाइटी। जैसे कि आपने बहुत सही बोला कि रूरल एरियाज में जो हमारे बड़े शहर है वहाँ पे इंक्लूसिव सेटअप, स्पेशली द एजुकेशन नेटवर्क इज एस्टैब्लिश्ड इन अ मैनर जहाँ पे बच्चों को सेग्रीगेट करके नहीं बल्कि नॉर्मल करिकुलम में इंक्लूसिव सेटअप में हम लेके आते हैं। लेकिन रूरल एरियाज में काम करने के लिए ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। मुझे लगता है डिसेंट्रलाइजेशन बहुत जरूरी है, जहाँ पे उन ट्रेनर्स को ट्रेनिंग देना होगा। सिर्फ प्राइमरी लेवल पे काम करने से नहीं होगा। जो लोग गांव में डायरेक्ट कर सकते हैं, बच्चों के लिए स्क्रीनिंग्स कर सकते हैं, इन बच्चों के लिए कुछ अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। सो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट है ग्रास रूट लेवल में काम करना, वर्नाकुलर लेवल यूज करना, क्योंकि शहरों में ऑब्वियसली लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, देयर आर लॉट ऑफ फैसिलिटीज वी गेट। लेकिन अगर आप देखिए तो विलेज में या रूरल एरियाज में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रास रूट लेवल के जो वर्कर्स हैं उनसे कॉन्टैक्ट करके हमें टर्शरी और सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल से जाके एक हद तक उन टर्शरी लेवल पे काम करना पड़ेगा, जहां से ये अप्रोच हम इन लोगों को दे सके। उन स्क्रीनिंग्स को, उन ट्रेनर्स को ट्रेन करना पड़ेगा जो इन बच्चों को डायरेक्टली अप्रोच कर सके रूरल एरियाज में। बिल्कुल, आपने एक अहम मुद्दा उठाया है कि जो ट्रेनर्स हैं, ग्रास रूट लेवल पर जो ट्रेनिंग है उस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन सत्येंद्र सिंह, आपसे पूछूंगी कि जब हमारे पास स्पेशली एबल्ड बच्चों को ट्रेन करने के लिए एजुकेटर्स ही नहीं है, भारी कमी है स्पेशल एजुकेटर्स की, हम लोगों को इंसेंटिवाइज भी नहीं कर रहे हैं कि क्यों लोग ऐसे बच्चों के साथ काम करें, तो ऐसे में रोड मैप क्या होना चाहिए? अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, आपको ध्यान होगा उसमें बार बार इस बात का मेंशन किया गया कि उसे इंक्लूसिव बनाया जाए, स्पेशली एबल्ड बच्चों को ध्यान में रखते हुए। तो आपका क्या असेसमेंट है कि क्या रोड मैप होना चाहिए जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है? जी नीरू जी, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन आपने पूछा है। अगर मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के आंकड़े बताऊं तो वो हर साल कहते हैं कि हमारे पास जो सीटें हैं विकलांग कोटे की वो पूरी नहीं भरी हैं, खाली हैं। ओके। तो सरकार कहती है कि हमारे पास लोग ही नहीं हैं ऐसे जो कि इन चीज़ों पर अप्लाई करते हैं 5% रिजर्वेशन। लेकिन इसका रूट कॉज क्या? अगर आपका चैनल खुद सच्चाई बयान कर रहा है, अभी मैंने देखा एक वीडियो में एक बच्चा जो कि हाथ पकड़ के चल रहा है, जिसके पास ना बैसाखी है ना व्हील चेयर है, गांव के एरिया में जहाँ कोई असिस्टिव डिवाइस नहीं है, कोई व्हील चेयर नहीं है, क्या हम सोच सकते हैं कि वहाँ के जो स्कूल्स हैं वो सुगम्य होंगे या एक्सेसिबल होंगे? नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा फ्लैगशिप कैंपेन चलाया, सुगम्य भारत अभियान, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। लेकिन सबसे बड़ा फ्लॉ इस कैंपेन का ये है कि इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल या रूरल लेवल के जो इलाके हैं वो शामिल नहीं हैं, सिर्फ शामिल हैं सिटीज़। ओके। तो अगर हम हिंदुस्तान में 69.9 अराउंड 70% जो भारत का हिंदुस्तान है वो गाँव में रहता है, और जो विकलांग लोग हैं 80% वो यहाँ पर रहते हैं। तो हमने विकलांग, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, समय कम है इसलिए थोड़ा सा जल्दी खत्म करूंगी प्रोग्राम की। हमने पेपर पर बहुत सारी चीज़ें शुरुआत कर दी हैं, रीडिफाइन किया है टर्मिनोलॉजी को, विकलांगों को हम दिव्यांग कहते हैं, लेकिन क्या हम वाकई में संवेदनशील हो पाए हैं और क्या बच्चे हमारी प्रायोरिटी है? एक छोटा सा कमेंट लास्ट में बहुत ब्रीफली दया से पूछूंगी कि आपका क्या सोचना है? कई लेवल पे एक पहली बात तो है माँ बाप को हम उनके साथ काम करते हैं कि वो समझे कि जिन बच्चों का छोटा मोटा इलाज हो सकता है, ठीक हो सकते हैं। दूसरी बात ये है कि हमने कई तरह से किया इन बच्चों के साथ ही नहीं, माँ बाप, शिक्षक और सारे समाज को। हमने कई फिल्में दिखाई हैं, जैसे हेलन केलर की लाइफ को लेकर के इतना प्रभावित हुए हमारे सारे स्टाफ से लेके, टीचर्स से लेके, कि असंभव कुछ भी नहीं। ये दीवारें जो आपको दीवार दिख रही है वो दीवार नहीं, इनको लांगा जा सकता है। ऐसे बहुतायत लोगों की जिंदगी जिसको आज आप वीडियो में दिखा सकते हैं, बिल्कुल इसको भी हमने प्रयोग किया है। हम देखते हैं कि लोगों के मन में विश्वास बढ़ता है
और लोग आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, तो बच्चों एक बहुत ही फोकस्ड नीति की जरूरत है, जहां पर जितने भी स्टेक होल्डर्स है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे एक्टिविस्ट हो, चाहे सरकार हो, शायद सबको इसके लिए मिलजुल कर काम करना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। दयाराम, ऋतुपर्णा घोष और डॉक्टर सत्येंद्र सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप स्वराज एक्सप्रेस से जुड़े। और अगले हफ्ते मैं आपके साथ फिर मिलूंगी किसी और इशू के साथ इसी प्रोग्राम में। बने रहिएगा स्वराज एक्सप्रेस के साथ।